नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के भाग IX-B यानी अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक के सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मेन फोकस है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहकारी समितियों या जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, उनके ढांचे को डीकोड करना। अक्सर सिलेबस का ये हिस्सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे इतना सिंपल और लॉजिकल बना देंगे कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। सबसे पहले हम 97वें संशोधन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन समितियों को असल में बनाया और परिभाषित कैसे जाता है। इसके बाद बात होगी इनके बोर्ड्स में लोकतंत्र की, इनकी जवाबदेही की, और सबसे आखिर में हम आपके एग्जाम के नजरिए से सबसे हाई यील्ड पॉइंट्स को एक साथ समेटेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके क्यों और कैसे पर जाना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव की जिसने इन सहकारी समितियों को एक मजबूत बैकबोन दी। देखिए, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था साल 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अमेंडमेंट ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इसने न सिर्फ कोऑपरेटिव्स को एक पक्का संवैधानिक दर्जा दिया, बल्कि 3 बहुत ही सॉलिड टारगेट भी सेट किए। पहला, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यानी लोकतांत्रिक कामकाज, ताकि हर छोटे बड़े मेंबर की आवाज सुनी जाए। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिससे काम एकदम मॉडर्न और एफिशिएंट तरीके से हो। और तीसरा, ऑटोनॉमस वर्किंग यानी स्वायत्ता, मतलब ये समितियां बिना किसी फालतू के राजनीतिक या प्रशासनिक दखल के पूरी आज़ादी से अपना काम कर सके। अब जब हमने इसका बेस समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये समितियां आखिर बनती कैसे हैं। मान लीजिए आपके गांव की कोई लोकल दूध की डेयरी है या किसानों का कोई समूह है, उसे कानूनी रूप कैसे मिलेगा? हम सब जानते हैं कि कानून में हवाई बातें नहीं होती, हर चीज की एकदम सटीक डेफिनेशन चाहिए होती है। तो अनुच्छेद 243ZH यहाँ एक डिक्शनरी का काम करता है। ये आर्टिकल बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जब हम सहकारी समिति, बोर्ड, पदाधिकारी या रजिस्ट्रार कहते हैं तो उसका लीगल मतलब क्या है। इससे ये तय होता है कि आखिर ये रूल्स अप्लाई किस पर हो रहे हैं। डेफिनेशन तो मिल गई, लेकिन इन्हें बनाएगा कौन? पावर किसके पास है? यहीं पर अनुच्छेद 243ZI पिक्चर में आता है। ये साफ साफ कहता है कि इन समितियों को बनाने और रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की पावर राज्यों यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकॉर्पोरेशन राज्यों के बनाए कानूनों के तहत ही होगा। चलिए, समिति भी बन गई। अब अगला बड़ा सवाल, इसे चलाएगा कौन? जाहिर है एक बोर्ड, लेकिन उस बोर्ड का चुनाव बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से कैसे हो? यहीं पर हमारा संविधान अपनी सबसे बड़ी खूबी दिखाता है, इंक्लूसिवनेस यानी सबका साथ। अनुच्छेद 243ZJ इस बात की गारंटी देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो। ये आर्टिकल न सिर्फ सदस्यों की अधिकतम सीमा तय करता है, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को बिल्कुल अनिवार्य कर देता है। एग्जाम के नजरिए से ये एक बेहद हॉट टॉपिक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब जरा इस पूरे प्रोसेस की लाइफ साइकिल पर नजर डालते हैं। चुनाव कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अनुच्छेद 243ZK कहता है कि पुराने बोर्ड का टर्म खत्म होने से पहले ही नए चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि काम में कोई ब्रेक ना आए। लेकिन सोचिए, अगर कोई बोर्ड भ्रष्टाचार करने लगे या काम ही ना करे तो क्या होगा? ऐसे में आता है अनुच्छेद 243ZL। ये आर्टिकल कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के तहत बोर्ड को सस्पेंड या सुपरसीड करने की पावर देता है। पर यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि ये सस्पेंशन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसकी एक फिक्स टाइम लिमिट होती है ना? कमाल का बैलेंस। पावर तो दे दी, लेकिन बिना अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही के पावर किसी काम की नहीं होती, उल्टा खतरनाक हो सकती है। तो संविधान इन समितियों पर कैसे लगाम कसता है? ये 4 आर्टिकल्स मिलकर करप्शन रोकने की एक परफेक्ट चेकलिस्ट बनाते हैं। अक्सर एग्जाम्स में इन्हें मैच करने के लिए सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 243ZM कहता है कि भाई खातों का नियमित ऑडिट तो होगा ही होगा। 243ZN ये तय करता है कि हर साल एनुअल जनरल मीटिंग या आम बैठक बुलानी ही पड़ेगी। 243ZO मेंबर्स को पावर देता है कि वो पार्टिसिपेट करें और उन्हें हर जरूरी जानकारी मिले। और लास्ट में 243ZP कहता है कि हर साल टाइम पर अपना रिटर्न फाइल करो। एकदम फुल प्रूफ सिस्टम।
और अगर कोई इन रूल्स को तोड़े तो क्या? इसके लिए अनुच्छेद 243 ZQ पेनाल्टी और जुर्माने की बात करता है, ताकि नियमों का डर बना रहे। 243 ZR बताता है कि ये नियम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स यानी जो समितियां एक से ज्यादा राज्यों में हैं, उन पर भी लागू होंगे। 243 ZS के थ्रू इन्हें यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किया जा सकता है। और 243 ZT ये इंश्योर करता है कि जब तक राज्य नए नियमों के हिसाब से अपने कानून अपडेट नहीं करते, तब तक पुराने कानून ही चलते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और सीधे एग्जाम वाले मोड में आते हैं। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसमें से वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए? ये रहे वो 5 गोल्डन पॉइंट्स। पहला, संवैधानिक दर्जे का सोर्स है 97वां संशोधन। दूसरा, लोकतांत्रिक चुनाव कोई ऑप्शन नहीं, सख्त अनिवार्यता है। तीसरा, नियमित ऑडिट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। चौथा, अगर बोर्ड सस्पेंड होता है तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं हो सकता, उसकी एक स्ट्रिक्ट लिमिटेड टाइमलाइन है। और पांचवां, हर मेंबर के पास हिस्सेदारी और जानकारी का पक्का अधिकार है। बस इन पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सवाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा, ये जो छोटे छोटे लोकल लेवल के संवैधानिक रूल्स हैं, ये कैसे मिलकर पूरे देश के इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी और कलेक्टिव डेवलपमेंट को मजबूत बनाते हैं। सोचिए, कैसे गांव की एक छोटी सी दूध की डेयरी पूरे देश के विकास का एक अहम हिस्सा बन जाती है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। इसे अपने रिवीजन के लिए जरूर इस्तेमाल करें। हमारी अगली चर्चा में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।